हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर वेलकम है आपका अपने ही प्यारे से चैनल में, जिसमें हम आज आपके लिए नया टॉपिक लेके आए हैं। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का डिग्री ऑफ फ्रीडम यानी स्वतंत्रता की कोटि। वैसे तो बहुत ही आसान सा टॉपिक है, लेकिन कई बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, तो हम इसको कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे। इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, कुछ क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने होंगे जिसके आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देने होंगे। तो मैं अक्षय जोशी, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट एमएस कॉलेज, आपके लिए ये लेक्चर लेके आया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब क्या होता है? डिग्री ऑफ फ्रीडम का अगर हम डेफिनेशन दें तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब होता है कि किसी भी सिस्टम की कितने इंडिपेंडेंट वे में एनर्जी जो है वो गेन की जा सकती है या एनर्जी को स्टोर किया जा सकता है, उसे डिग्री ऑफ फ्रीडम कह सकते हैं। मतलब कोई भी निकाय कितने स्वतंत्र तरीकों से अपने में ऊर्जा को संचित कर सकता है, उसे डिग्री ऑफ फ्रीडम कह सकते हैं। ठीक है, समझ में नहीं आया? एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, जैसे हम एक सिस्टम, एक छोटा सा इजी सा सिंपल सा सिस्टम लेते हैं, एक चींटी जो कि किसी तार पर मोशन कर रही है। ठीक है, अब हमें ये पता लगाना है ये कितने तरीके से एनर्जी गेन कर सकती है। अगर ये जो है वो पूरे ग्राउंड में घूम रही होती तो ये एक्स में भी मोशन करती, वाई में भी मोशन करती, ठीक है, और हवा चलती तो जेड में भी मोशन करती। लेकिन अभी फिलहाल ये केवल एक तार पर मोशन कर रही है, ठीक है, तो केवल ये काइनेटिक एनर्जी गेन कर सकती है एक्स डायरेक्शन में मोशन करते हुए। ठीक है, तो ये केवल एक ही तरह से एनर्जी को स्टोर कर सकती है, एक्स डायरेक्शन में काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो गई? 1 हो गई। तो हम इसकी एनर्जी लिख सकते हैं हाफ एम वी एक्स स्क्वायर। ठीक है, वो वी एक्स क्या हो गया? इसका एक वेरिएबल हो गया जिसकी थ्रू अपने एनर्जी निकालते हैं। तो दूसरे तरीके से हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल फ्रॉम विच एनर्जी कैन बी ऑब्टेन। मतलब वो स्वतंत्र राशियां जिसकी सहायता से, जिसकी हेल्प से हम जो है वो ऊर्जा ज्ञात कर सकते हैं। और एग्जाम्पल से समझते हैं हम। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल में आप देखो, आपकी स्क्रीन पे एक कैरम दिख रहा है। कैरम में जो स्ट्राइकर है, वो स्ट्राइकर का मूवमेंट देखो आप। मूवमेंट कैसे हो रहा है? उसके जो वेलोसिटी है, उसकी वेलोसिटी को हम दो कंपोनेंट में तोड़ सकते हैं, एक एक्स में मोशन और एक वाई में मोशन। तो इस तरह से उसके पास में दो तरह की वेलोसिटी होगी, वी और वी। ठीक है, तो वो दो तरीके से काइनेटिक एनर्जी गेन कर सकता है, एक एक्स डायरेक्शन में और एक वाई डायरेक्शन में। तो उसका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो कितना हो गया? 2 हो गया। ठीक है, इसी तरह से आप एक बॉक्स को देखो, इस बॉक्स में एक पार्टिकल रखा हुआ है, वो पार्टिकल के मोशन को आप ऑब्जर्व करो। अब ये जो मोशन कर रहा है वो आप देख सकते हैं कि थोड़ा मोशन एक्स में हो रहा है, थोड़ा वाई में हो रहा है, थोड़ा जेड में हो रहा है। तो इसके 3 कंपोनेंट निकाल सकते हैं, तो 3 तरह की एनर्जी हो जाएगी। तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो थे हमारे रियल लाइफ के एग्जाम्पल। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं मॉलिक्यूल्स के बेसिस पे, ठीक है, अणुओं के बेसिस पे। तो मॉलिक्यूल्स में कितने तरह की डिग्री ऑफ फ्रीडम हो सकती है? तो आइए देखते हैं। तो किसी भी मॉलिक्यूल में 3 तरह के मोशन हो सकते हैं, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल और वाइब्रेशनल। ठीक है, तो ट्रांसलेशनल मोशन आपको पता है क्या होता है? जब भी एक ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करता हुआ जाता है तो वो ट्रांसलेशन मोशन होता है। ठीक है, रोटेशनल मोशन का मतलब क्या होता है? रोटेशनल का मतलब होता है किसी एक फिक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में घूमना, वो रोटेशनल मोशन। जैसे कि आपको ये मॉलिक्यूल घूमता हुआ दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, और वाइब्रेशन का मतलब क्या होता है? वाइब्रेशन का मतलब होता है मॉलिक्यूल का बॉन्ड जो है वो स्ट्रेच हो रहा हो और कंप्रेस हो रहा हो, स्ट्रेच हो रहा हो और कंप्रेस हो रहा हो, उसको हम क्या बोलेंगे? वाइब्रेशनल मोशन। तो अब देखते हैं कि इन 3 तरह के मोशन से किस किस तरह से डिग्री ऑफ फ्रीडम प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, तो पहला आपने देखे ट्रांसलेशनल मोशन। तो ट्रांसलेशन मोशन से कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम आ सकती है? तो एक मॉलिक्यूल जो है वो किस तरह से मोशन कर सकता है? अगर अपने 3 डायमेंशनल जो है वर्ल्ड है उसमें कैसे मूव कर सकता है? तो मॉलिक्यूल एक्स में मूव कर सकता है, मॉलिक्यूल वाई में मूव कर सकता है और मॉलिक्यूल जेड में मूव कर सकता है। तो मैक्सिमम ट्रांसलेशन मोशन से मैक्सिमम जो है वो कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम आ सकती है? 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम आ सकती है। ठीक है, वो 3 डायरेक्शन में मूव कर सकता है, तो 3 जो है वो 3 तरह से काइनेटिक एनर्जी स्टोर कर सकता है, तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम आ सकती है ट्रांसलेशन मोशन से। इसी तरह से नेक्स्ट अपने देखते हैं रोटेशनल मोशन। अब देखो, रोटेशनल मोशन को हम जो है वो बोर्ड पे ही समझते हैं। आपके पास में एक
कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऐसे एक मॉलिक्यूल है, डंबल नुमा मॉलिक्यूल है। अब इस डंबल नुमा मॉलिक्यूल को जो है हमारे पास एक एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है और एक जेड एक्सिस है। हम इसको रोटेट करते हैं, तो रोटेट कैसे कैसे कर सकते हैं, ठीक है, हम इसको रोटेट कर सकते हैं एक्स एक्सिस के अलाउंग। एक्स एक्सिस को इसकी रोटेशनल एक्सिस मानते हुए इसको रोटेट करते हैं। जैसे ये पेन है, ठीक है, यही मॉलिक्यूल है, ये एक्स एक्सिस है, हम इसको यूं रोटेट कर सकते हैं, ऐसे रोटेट कर सकते हैं, ठीक है, तो एक रोटेशनल मोशन हो गया। दूसरा हम कैसे रोटेट कर सकते हैं, ये इसकी जेड एक्सिस है, जेड एक्सिस के रेस्पेक्ट में रोटेट करें, ऐसे ऐसे रोटेट कर सकते हैं इसको, ठीक है। तीसरा हम इसको वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में रोटेट कर सकते हैं, वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में इस तरह से रोटेट करेंगे। तो ये रोटेशन जो है वो कोई मायने नहीं रखता। क्यों नहीं रखता? देखें तो इसमें ये अपनी जो एक्सिस है उसी पे रोटेट कर रहा है, रोल कर रहा है, एक तरीके से रोटेट नहीं कर रहा, रोल कर रहा है, इसकी ओरिएंटेशन में कोई चेंज नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसमें जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे वो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो केवल दो ही तरह से हो सकता है, तो ये इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 होगा। लेकिन अगर हमारे पास कोई मॉलिक्यूल इस तरह से हो, ठीक है, उसमें रोटेशंस देखें तो ये एक्स में भी कर सकता है, एक्स के रेस्पेक्ट में भी रोटेट कर सकता है, ये जेड के रेस्पेक्ट में भी कर सकता है और वाई के रेस्पेक्ट में भी कर सकता है, ठीक है। आप इमेजिन करें कि एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, नॉन लीनियर है, तो वो ऐसे यूं आगे पीछे भी रोटेट कर सकता है, यूं भी रोटेट कर सकता है कार की स्टीयरिंग की तरह, और ऐसे भी रोटेट कर सकता है। तो कुल मिलाकर यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो 3 हो जाएगी। तो 3 तरह के रोटेशन हो सकते हैं, तो मैक्सिमम जो है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है 3, ठीक है। फिर अपने आते हैं वाइब्रेशनल पर। तो वाइब्रेशनल जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है, वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो कैसे निकालेंगे? तो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, उसको हम सीधे ऐसे कैलकुलेट नहीं कर सकते। वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर हमें निकालना है तो हमें ये देखना पड़ेगा कि एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं, और साथ ही साथ हमें ये देखना पड़ेगा कि उनका ओरिएंटेशन कैसा है। तो वो आगे जब हम लेक्चर पढ़ेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकालते हैं। इसकी कोई मैक्सिमम वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। ट्रांसलेशनल और रोटेशनल की मैक्सिमम वैल्यू होती है 3, इसकी कोई मैक्सिमम वैल्यू नहीं होती है। तो आइए आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है अपने एग्जाम्पल देखते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालते हैं हम किसके लिए, एक मोनोएटमिक गैस के लिए, एक डाइएटमिक गैस के लिए, एक ट्राइएटमिक गैस के लिए। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है हमारे पास मोनोएटमिक गैस। तो मोनोएटमिक गैस कौन सी होती है? ऐसी गैस जिसके मॉलिक्यूल में केवल एक ही एटम हो, ठीक है, वो मोनोएटमिक हो जाएगी। जिसके मॉलिक्यूल में केवल एक ही एटम हो वो मोनोएटमिक हो जाएगी। जैसे एग्जांपल के लिए हाइड्रोजन हो गया, जैसे एग्जांपल के लिए हीलियम हो गया, ऑर्गन हो गया, क्रिप्टॉन हो गया, जीनॉन हो गया, ये सारी क्या है? मोनोएटमिक गैसेज है, ठीक है। अब इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी? तो पहले हम निकालते हैं ट्रांसलेशनल, फिर हम निकालते हैं रोटेशनल, फिर निकालते हैं वाइब्रेशनल, ठीक है। तो आप देख सकते हैं एक मोनोएटमिक गैस आपको दी हुई है, उसमें आप मोशन देखें किस किस डायरेक्शन में हो रहा है, एक्स में भी हो सकता है, वाई में भी हो सकता है और जेड में भी हो सकता है। तो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 3, और यहाँ 3 की 3 पॉसिबल है, तो यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होगी। रोटेशन में देखें हम, आप देखो मोनोएटमिक गैस है, ये एक सिंपल छोटा सा एटम है इसमें, और वो रोटेट करे, मान लो अपनी एक्सिस पे रोटेट करे, चाहे एक्स में करे, चाहे वाई में करे, चाहे जेड में करे, ठीक है। तो आप देखो कि ये एटम बहुत ही छोटा है, तो अगर इसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी अगर हम इसकी निकालेंगे तो वो आएगी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। आई क्या होता है? इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यहाँ पर ये स्पेरिकल अगर हम इसकी शेप माने तो 2/5 mr स्क्वायर। अब यहाँ r जो होता है वो बहुत ही छोटा होता है, एटम के लिए r 10⁻⁻10, उसका स्क्वायर करेंगे 10⁻⁻20, तो ये I जो है ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी कोई रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी डेवलप नहीं हो पाएगी, तो रोटेशनल जो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा वो 0 होगा, ठीक है। और नेक्स्ट अगर हम देखें वाइब्रेशन, तो इसमें वाइब्रेशन तो होते ही नहीं। वाइब्रेशन होने के लिए कम से कम आपके पास 2 एटम होने जरूरी है, ताकि उनके बीच का बॉन्ड जो है वो स्प्रिंग की तरह काम करे और वाइब्रेशन करे। तो यहाँ वाइब्रेशन पॉसिबल नहीं है,
तो ये वाइब्रेशनल जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो 0 हो जाएगा। तो टोटल नेट डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर हमें निकालनी हो तो नेट डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पर 3 + 0 + 0 यानी कि 3 हो जाएगी। ये डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई किसके लिए? मोनोएटॉमिक गैस के लिए। ठीक है, क्लियर है? तो इसको मिटा देते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं डायटोमिक गैस के लिए। तो डायटोमिक गैस जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, मॉलिक्यूल वाइब्रेट कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, तो हम जो है इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालते हैं। तो ये डायटोमिक गैस होती है। तो इसमें मोशन कैसे कैसे हो सकता है? एक्स में, वाई में और जेड में, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये आगे जा सकता है, ऊपर जा सकता है, जेड डायरेक्शन में मूव कर सकता है। ठीक है, ये तो होता है ट्रांसलेशन मोशन। तो ट्रांसलेशन मोशन इसमें 3 तरह से हो सकता है, तो इसकी ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होगी। ठीक है, रोटेशन इसमें कैसे कैसे हो सकता है? तो रोटेशन इसमें आप देखो कि ये एक्स के रेस्पेक्ट में रोटेट कर सकता है, जेड के रेस्पेक्ट में रोटेट कर सकता है और वाई के रेस्पेक्ट में रोटेट कर सकता है। एक्स में रोटेट करेगा, न्यू रोटेट करेगा। ठीक है, ये एक्स एक्सिस होगी, एक्स के रेस्पेक्ट में न्यू रोटेट करेगा, जेड में करेगा ऐसे रोटेट करेगा। ठीक है, स्क्रीन पे दिख रहा है आपको जेड में रोटेट करता हुआ, और वाई में करेगा न्यू रोटेट करेगा, ऐसे रोल करेगा। तो फिर वही बात हो गई, वाई डायरेक्शन में जो है इसका जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर जो रोटेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो 2 ही होंगे। ठीक है, वाई में समझ में आ गया, क्योंकि वाई में ये कोई ओरिएंटेशन में चेंज नहीं कर रहा। और फिर इसका वाइब्रेशनल मोशन देखें, तो वाइब्रेशनल मोशन एट लो टेम्परेचर, जब टेम्परेचर कम हो तो वाइब्रेशन मोशन कोई खास रोल प्ले नहीं करता, वाइब्रेशन करता ही नहीं। ये बॉन्ड जो होता है इनके बीच का, ये जो मॉलिक्यूल के बीच का जो बॉन्ड होता है वो एक रिजिड रॉड की तरह, एक मतलब एक रॉड की तरह बिहेव करता है, इसमें कोई तरह का वाइब्रेशन नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे ये क्या होगा, जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये स्ट्रेच होगा, कंप्रेस होगा, स्ट्रेच होगा, कंप्रेस होगा। ठीक है, इस तरह से वाइब्रेशन करेगा। तो एक वाइब्रेशन मोशन हो जाएगा, एक वाइब्रेशनल एनर्जी हो जाएगी। तो इसके वाइब्रेशन जो है हाई टेम्परेचर पर 1 हो जाएगा। ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो लो टेम्परेचर पर जो डिग्री ऑफ फ्रीडम इसका निकलता है वो तो निकलेगा 5, और हाई टेम्परेचर पर 1 ऐड हो जाएगा तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा 6। ठीक है, किसके लिए? डायटोमिक गैस के लिए। डायटोमिक गैस के एग्जांपल क्या हो जाएंगे? H2O2, N2। एयर क्या है? एयर में मोस्टली क्या है? O2 और N2 ही है, तो वो क्या है? डायटोमिक गैस है। ठीक है, अब हम एग्जांपल देखते हैं ट्राइएटोमिक गैस के लिए। तो ट्राइएटोमिक गैस के एग्जांपल क्या हो जाएंगे? पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ट्राइएटोमिक गैस के लिए जो एग्जाम्पल होंगे आपके पास में वो हो जाएंगे CO2, H2O, एक जो हम छोड़ते हैं और एक जो हम पीते हैं। ठीक है, ये ट्राइएटोमिक गैस के एग्जाम्पल हो गए। इसमें से एक होता है लीनियर स्ट्रक्चर और एक होता है वेंट शेप का, नॉन लीनियर स्ट्रक्चर। ठीक है, जैसे पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं CO2 का। तो CO2 का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इस तरह से लिखते हैं, ये CO2। ठीक है, डबल बॉन्ड लगता है यहाँ पर, और ये लीनियर स्ट्रक्चर होता है, इसका लीनियर होता है। अब इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम हमें निकालना है। तो ट्रांसलेशन वाला केस सिंपल है। ट्रांसलेशन वाले केस में अपने आंख बंद करके सीधा लिख सकते हैं कितना? 3, क्योंकि ये एक्स में भी मूव कर सकता है, वाई में भी कर सकता है, जेड में भी कर सकता है। ठीक है, उसके बाद में रोटेशनल देखें हम, तो रोटेशनल वाला केस भी इसमें देखें, सेम वैसा ही है पीछे वाले केस की तरह। ये एक लीनियर स्ट्रक्चर है, बस बीच में एक एटम आ गया। ठीक है, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया और ये जेड हो गया। तो ये एक्स के रेस्पेक्ट में रोटेट कर सकता है, जेड के रेस्पेक्ट में करेगा, वाई के रेस्पेक्ट में रोटेट नहीं करेगा, रोल करेगा, इसकी ओरिएंटेशन चेंज नहीं होगी। पीछे वाला ये एग्जांपल है, बस बीच में एक एटम आ गया। तो रोटेशन भी यहाँ पर 2 तरीके से हो सकता है। वाइब्रेशन देखें अगर हम इसमें, ठीक है, तो वाइब्रेशन जो है वो कैसे हो सकता है एक अपने पास डायटोमिक मॉलिक्यूल का, तो उसको थोड़ा समझना जरूरी है। आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। देखो मैंने यहाँ कुछ आपको 3 डायग्राम दिख रहे होंगे बनाए हुए हैं। ठीक है, इसमें अभी थोड़ा एनिमेशन के थ्रू समझाएंगे कि कैसे इसमें वाइब्रेशन होता है। पहले अपने जो है इसको न्यू बोर्ड पे समझ लेते हैं, पहले बोर्ड पे अच्छे से समझ लेते हैं, फिर एनिमेशन के थ्रू समझेंगे। ठीक है, इसको मिटा रहा हूं मैं। तो देखो इसमें वाइब्रेशन मोशन कैसे हो सकते हैं। ये CO2 का मॉलिक्यूल है, इसके ये जो बॉन्ड है वो बॉन्ड जो है वो स्ट्रेच हो सकते हैं और कंप्रेस हो सकता है। तो बॉन्डिंग की स्ट्रेचिंग कैसे होगी? मान लो कि फर्स्ट केस में क्या हो रहा है कि ये बॉन्ड जो है वो कंप्रेस हो रहा है और ये स्ट्रेच हो रहा है। ठीक है,
मतलब ये कंप्रेस हो रहा है, ये स्ट्रेच हो रहा है, ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल पास में आ रहा है, ये दूर जा रहा है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं एसिमेट्रिक, एसिमेट्रिक वाइब्रेशन, ठीक है, एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग कह सकते हैं हम इसको। इसी तरीके से दूसरा जो तरीका है उसमें क्या होगा, दोनों एक साथ स्ट्रेच हो रहे हो, एक साथ कंप्रेस हो रहे हो, तो वो हो जाएगा सिमेट्रिक, ठीक है। और तीसरा वे क्या हो सकता है इसमें वाइब्रेशन का, इसमें ये जो सी है कार्बन का मॉलिक्यूल है, ये क्या करे, ऐसे ऊपर नीचे ऑसिलेट करे, ठीक है, जिससे ये बॉन्ड जो है वो बैंड हो, ठीक है। जैसे ये ऊपर जाएगा बॉन्ड यूं बैंड होगा, वापस नीचे आएगा बॉन्ड वापस सीधा होगा, फिर बैंड होगा, ये उसी प्लेन में हो रहा है, ठीक है। एक और तरीका हो सकता है जिसमें क्या होगा, जिसमें ये कार्बन का जो मॉलिक्यूल है वो आगे आएगा पीछे जाएगा, आगे आएगा पीछे जाएगा। तो पहले वाले तरीके में उसी प्लेन में जो है वाइब्रेशन हो रहे हैं, ये वाइब्रेशन जो है वो आउट ऑफ द प्लेन है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं बेंडिंग। तो बेंडिंग भी दो तरीके से हो गई, इन प्लेन आउट प्लेन। तो बेंडिंग दो हो गई, एक एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग और एक सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग, ये दो हो गई। तो टोटल वाइब्रेशन कितने हो जाएंगे, टोटल वाइब्रेशन हो जाएंगे 4। तो वाइब्रेशनल जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो हो जाती है 4, किसके लिए, CO2 के मॉलिक्यूल के लिए, मतलब एक लीनियर ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए वाइब्रेशन 4 हो गए, ठीक है। और हमने ट्रांसलेशन पढ़ा था, इसका 3 था, रोटेशनल हमने इसका पढ़ा था वो 2 तरीके से था, तो 3 और 2 5 और 4 9। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम इसकी हो गई 9 एट हाई टेम्परेचर। लो टेम्परेचर की बात करेंगे तो वाइब्रेशन को एलिमिनेट कर देंगे और अपने पास डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगी 5, ठीक है, क्लियर है। इसका हम एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं। वो फॉर्मूला क्या होता है, इसका सीधा फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला लिख लें यहां पर, काम आएगा। वाइब्रेशन के लिए निकालने के लिए 3n-5, 3n-5, ठीक है। ये कब लगता है, जब हमारे पास लीनियर जो है वो मॉलिक्यूल हो, तब वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने का ये फॉर्मूला है। एन यहाँ पर क्या है, जो मॉलिक्यूल है उस मॉलिक्यूल में कितने एटम है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे इस केस में कितने एटम है, 3 एटम है, तो 3 × 3 9, 9 में से 5 गए 4, जो है वो इसके वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गए, ठीक है। ये फॉर्मूला कब अप्लाई होगा, लीनियर पे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रख लें, नोट कर लें इसको। तो नोट कर लें इसको। नेक्स्ट देखें आप, इसमें आप इसको एनिमेशन के थ्रू समझने की कोशिश की, जो मैंने अभी आपको समझाया। ये देखो एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग हो रही है, एक कंप्रेस हो रहा है, एक स्ट्रेच हो रहा है, ठीक है। एक आप देखें स्ट्रेचिंग सिमेट्रिक हो रही है, ठीक है, और आप एक ये देखें बेंडिंग हो रही है, ठीक है, समझ में आ गए। एक ये इन प्लेन बेंडिंग है, एक आउट प्लेन बेंडिंग होती है, ठीक है। मैंने एक बना दी, उससे सफिशिएंट है, आपको समझ में आ गया होगा। अब आप नेक्स्ट देखें ट्राई एटॉमिक गैस नॉन लीनियर। नॉन लीनियर में हमारे पास आ जाता है हमारा जीवन, जल ही जीवन, मतलब H2O, ठीक है। H2O जो है वो नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है। अब इसमें जो है ट्रांसलेशन वाला केस आंख बंद करके 3 कर दो, रोटेशनल वाले में सोचना पड़ेगा, मैक्सिमम 3 हो सकता है। तो क्या ये 3 तरह से रोटेट कर सकता है, तो आप देखो इसमें ये X, ये Y और ये Z, ठीक है। तो ये X में भी रोटेट करेगा, Y में भी रोटेट करेगा और Z में भी रोटेट करेगा। किसी में भी ये रोल नहीं करेगा क्योंकि इसके पास में 3 एटम नॉन लीनियरली एडजस्ट है, एक लाइन में नहीं है, ठीक है। तो रोटेशन ये 3 तरह से कर सकता है। तो यहाँ पर इसमें जो रोटेशनल जो मोशन है वो 3 तरह से, आप देखो स्क्रीन पे मैंने ये एक तरह का जो रोटेशन है वो दिखाया हुआ है Y के रेस्पेक्ट में। अभी तक हम Y के रेस्पेक्ट में जो भी कर रहे थे उसमें रोल हो रहा था, जबकि ये रोल नहीं हो रहा है, इसकी ओरिएंटेशन चेंज हो रही है, ठीक है। अब आते हैं हम वाइब्रेशन पे। तो पहले हम इसको वाइब्रेशन को समझते हैं कि ये किस तरह से कर सकता है, ठीक है। तो इसको एनिमेशन के थ्रू समझते हैं। आप देखो ये कैसे वाइब्रेट कर रहा है। ये जो मॉलिक्यूल है, ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, ये स्ट्रेच हो रहा है, ये एक स्ट्रेच हो रहा है, ये कंप्रेस हो रहा है, स्ट्रेच कंप्रेस एसिमेट्रिक, ठीक है, स्ट्रेचिंग हो रही है। फिर आप देखो नेक्स्ट में देखो क्या हो रहा है, दोनों एक साथ स्ट्रेच हो रहे हैं, एक साथ स्ट्रेच हो रहा है, ये भी स्ट्रेच हो रहा है, ये भी स्ट्रेच हो रहा है, ठीक है, ये सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। और फिर देखो ये कैसे मूव कर रहा है, ये कुछ इस तरह से मूव करेगा, देखो थोड़ी देर में ये ऐसे मूव करेगा, ऐसे मूव कर रहा है, ये बेंडिंग हो रही है, ठीक है, ये बेंडिंग हो गई। तो बेंडिंग
एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग, सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग और बेंडिंग, तीन तरह के वाइब्रेशन होते हैं, तो वाइब्रेशन भी इसमें तीन हो गए। ठीक है, इसका भी एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वाइब्रेशन निकालने के लिए, वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने के लिए 3n-6 होता है। ये फॉर्मूला कब अप्लाई करना है, जब हमारे पास जो मॉलिक्यूल है वो ट्राई एटमिक हो। क्लियर है ये बात? ठीक है, ट्राई एटमिक के लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो ये इस तरह से हमने जो है डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाले, कॉन्सेप्ट को हमने अच्छे से क्लियर किया। क्लास 11th में आप ये क्लियर नहीं कर पाते हैं कई बार। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अब आपको क्लियर हो गया होगा तीनों तरह के जो मोशन है उसको। तो मैं इसको मिटा रहा हूं, स्क्रीनशॉट लेते रहें। अब देखो ये मैंने एक समराइज कर दिया है, एक टेबल बना दी है कि किसका कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा, ट्रांसलेशनल कितना होगा, रोटेशनल कितना होगा और वाइब्रेशनल कितना होगा। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लें और एक क्वेश्चन मुझे सॉल्व करके बताएं कि ये CH4 है। ठीक है, इसका जो है ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम और वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम और टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये बना के बताएं आप मुझे, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दें मुझे। ठीक है, तो ये अपने हो गए डिग्री ऑफ फ्रीडम, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने कवर कर लिया है और मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ऊर्जा समविभाजन का नियम, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, मतलब एनर्जी कैसे डिवाइड होती है उसको समझते हैं। तो बड़ा सिंपल सा रूल है कि अगर गैसेस जो है वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो गैस का एक मॉलिक्यूल जो होगा, उस एक मॉलिक्यूल की जो टोटल एनर्जी है वो उसके जितने भी डिग्री ऑफ फ्रीडम है, जितनी भी उसकी स्वतंत्रता की कोटियां हैं, उसमें बराबर बराबर बटेगी। ठीक है, इसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, मतलब जैसे मान लो किसी मॉलिक्यूल के पास में 6 जूल एनर्जी है। ठीक है, अब 6 जूल एनर्जी है और उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने, 3 है मान लो। ठीक है, तो वो 6 जूल 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम में बराबर बराबर बटेगी, तो मतलब हर एक केस में 2-2 जूल आएगी। मैक्सवेल ने ये बताया कि हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के पास में जो एनर्जी आती है वो आती है हाफ kT। ठीक है, एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के पास में एनर्जी आती है हाफ kT। तो उस बेसिस पे हम गैस की टोटल एनर्जी निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो गैस की इंटरनल एनर्जी, तो एनर्जी ऑफ 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के पास में एनर्जी कितनी होती है, हाफ kT। ठीक है, एनर्जी ऑफ f डिग्री ऑफ फ्रीडम, मान लो उस मॉलिक्यूल के पास में f डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो कितनी हो जाएगी, इनटू f हो जाएगा। ये जो एनर्जी है वो किसकी बात कर रहे हैं हम, एक मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं। एक मॉलिक्यूल के बाद, एक मॉलिक्यूल के एक डिग्री ऑफ फ्रीडम में कितनी एनर्जी है, हाफ kT है, और f डिग्री ऑफ फ्रीडम में कितनी हो जाएगी, मल्टीप्लाई में जो है f कर देंगे। सिंपल, हम मैक्सवेल रूल का फॉलो करते हुए कर रहे हैं। ठीक है, एनर्जी ऑफ 1 मोल गैस, एक मोल गैस की एनर्जी निकालनी है। ये एक मॉलिक्यूल की इतनी एनर्जी है। एक मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं, Na मॉलिक्यूल होते हैं। Na एवोगाड्रो नंबर, तो हमें Na से मल्टीप्लाई करना है, तो हाफ kft को Na से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, k यहाँ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, Na एवोगाड्रो नंबर है, तो बताएं k इंटू Na क्या होगा, सही R, तो हाफ FRT, ये हो गई एक मोल गैस की एनर्जी। अब अगर हमें ये कहा जाए एनर्जी ऑफ n मोल गैस, n मोल गैस की एनर्जी कितनी होगी, तो इसको हम n से मल्टीप्लाई कर देंगे, यही इसकी क्या हो जाएगी, इंटरनल एनर्जी हो जाएगी। किसी गैस की इंटरनल एनर्जी निकालनी हो तो FnRT/2 होती है। ठीक है, तो इसमें एनर्जी में रोटेशन का भी जो है महत्व रहेगा, वाइब्रेशन का भी महत्व रहेगा और ट्रांसलेशन का भी महत्व रहेगा। अब तक हम KTG जो पढ़ते आ रहे थे आइडियल गैस, उसमें हम केवल जो एनर्जी ले रहे थे वो केवल ट्रांसलेशन मोशन की वजह से ले रहे थे, जबकि इसमें जो है वो तीनों मोशन इंक्लूड हो गए। तो इसमें न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय आप ये ध्यान रखें। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है आपको, काइनेटिक एनर्जी निकालनी है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की 27 डिग्री टेम्परेचर पर। तो मैं इसको मिटा रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लो आप इसको। तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की एनर्जी निकालनी है
किस पे 27 डिग्री सेल्सियस पर। तो अब तक हम क्वेश्चन करते आ रहे थे तो सीधा हम आइडियल गैस वाली इक्वेशन लगाते थे और हम 3/2 kT वाला फॉर्मूला लगाकर सॉल्व कर लेते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ वो फॉर्मूला काम नहीं आएगा। यहाँ फॉर्मूला हम कैसे निकालेंगे, FnRT/2। F यहाँ क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो हम इस एनर्जी को 3 पार्ट में तोड़ लेते हैं, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल और वाइब्रेशन, ठीक है। तो यहाँ ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, इसका ऑक्सीजन जो है वो कैसा है, डायएटमिक है, डायएटमिक है। तो ट्रांसलेशन इसमें कितने होंगे, 3 होंगे, तो यहाँ 3 कर देते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूल है, आप देखें ये तो पूरी गैस की एनर्जी है। तो अब हम देखते हैं एग्जांपल्स, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि ये फॉर्मूला कैसे काम करेगा। तो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल की 27 डिग्री सेल्सियस पर एनर्जी निकालनी है। तो अब तक आप आइडियल गैस इक्वेशन का यूज करते हुए सीधा 3/2 kT फॉर्मूला लगाकर इसकी एक मॉलिक्यूल की एनर्जी निकाल लेते थे, ठीक है। लेकिन अब हमें ऐसे नहीं करना। अब हमें इसमें क्योंकि आइडियल गैस जो है वो तो ट्रांसलेशन मोशन को ही देख रहा था केवल, लेकिन यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम का कॉन्सेप्ट लगाते हुए ट्रांसलेशन, रोटेशन और वाइब्रेशन तीनों देखने हैं। तो ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल है वो डायएटमिक है और डायएटमिक गैस की डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है ट्रांसलेशन की होती है 3, रोटेशन की होती है 2 और वाइब्रेशन की होती है 1, ठीक है। तो उसके बेसिस पे इसकी अगर हम टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम देखें तो वो हो गई 6। तो हमारे पास जो है एक मॉलिक्यूल के पास में जो एनर्जी होती है वो होती है हाफ F kT। अब यहाँ F की वैल्यू कितनी हो गई, 6 हो गई, तो ये हो जाएगा 6/2 kT, ये हो जाएगा 3 kT। अब 3 K की वैल्यू कितनी होती है, 1.38 × 10⁻⁻23 और T टेम्परेचर है 27 डिग्री है, 27 डिग्री में 273 ऐड करेंगे 300 हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी कैलकुलेशन करके भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के दें कि कितना आएगा एनर्जी, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास पहला न्यूमेरिकल। हाँ, मैं आपको मेथड बता रहा हूं, कैलकुलेशन आपको अपने आप करनी है। नेक्स्ट आप देखें एग्जांपल, आपको जो है काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, किसकी निकालनी है, ऑफ हीलियम मॉलिक्यूल 227 डिग्री सेल्सियस पे। तो इसको इसी तरीके से सॉल्व करें। हीलियम मॉलिक्यूल के लिए कैसे निकालेंगे, यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम का रोल जो है मेन इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट आपको निकालनी है एनर्जी किसकी, वाटर के मॉलिक्यूल की। आपको मॉलिक्यूल का ध्यान रखना पड़ेगा, उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी। और अब आपको जो है टोटल नहीं निकालनी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, रोटेशनल निकालनी है और वाइब्रेशन निकालनी है 27 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। तो ये आप क्वेश्चन करें सॉल्व। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है कि आपको एयर के मॉलिक्यूल की 327 डिग्री सेल्सियस पर जो है वो एनर्जी निकालनी है, वो भी कैसे, ट्रांसलेशन, रोटेशनल और वाइब्रेशन, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ एंड